हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स बेसिक पॉइंट्स फॉर बीम डिज़ाइन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन करे हैं, जो आपको माइंड में होने चाहिए फॉर द डिज़ाइन पर्पस ऑफ बीम। और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने लिए हैं IS कोड 456/2000 से और IS कोड 13920/2016 से। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट हमारी नई अपकमिंग वीडियोस जो भी होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, जिसमें विड्थ और डेप्थ मेंशन करी हुई है। अब इसमें ये जो स्मॉल डी है ये क्या है? स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? इट्स द डेप्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम टू द सेंटर ऑफ द बॉटम बार्स। जो सेंटर ऑफ द बॉटम बार्स होता है उसके सेंटर से लेके टॉप ऑफ द बीम तक जो डेप्थ होती है उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव डेप्थ। अब पहला पॉइंट हमारा इफेक्टिव डेप्थ को ही लेके है। द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ डी ऑफ द बीम में बी अज्यूम्ड 1/10 ऑफ द क्लियर स्पैन। अब ये क्या कह रहा है इसमें? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी बीम है, ये दो कॉलम्स के बीच में बना हुआ बीम है, तो उसमें क्लियर स्पैन क्या हो मेंशन होता है? जो बीम की कोई भी डिस्टेंस अवेलेबल हो बिटवीन द टू कॉलम्स वो हमारे पास क्या होता है? क्लियर स्पैन। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्लियर स्पैन हमारे पास 5 मीटर है, तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ कितना आ जाएगा? 1/10 इंटू 5 मीटर, ये आ गया 5/10, दैट इज 0.5 मीटर। दैट मीन्स कि 500 mm का हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ हो सकता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया। नाउ द सेकेंड इज द मिनिमम विड्थ और द ब्रेड्थ ऑफ द बीम शुड बी 200 mm। दैट इज दिस वन। द मिनिमम विड्थ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द बीम शुड बी 200 mm। इससे कम नहीं होनी चाहिए। Beam should have breadth to depth ratio of more than 0.3. That means जो B/D ratio है that is always greater than 0.3. Means कि अगर हमारे पास कोई भी width assume कर लेते हैं हम बीम की, for example 200, उसका D है 500, जो B/D ratio है that is equal to 200/500 is equal to 0.3. That means वो आया है greater than 0.3. इन ईच केस जब भी हमें बीम डिज़ाइन करना है हम हमेशा देखें कि जो हमारा B/D रेशो है वो हमेशा हमारा 0.3 से ज़्यादा होना ही चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैपिंग शुड बी 24D फॉर द कंप्रेशन जोन एंड 45D फॉर द टेंशन जोन। पहले लैपिंग क्या होता है? हमें होता क्या है कि जो स्टील बार्स होती हैं हमारी 12 मीटर में ही आती हैं, 12 मीटर लेंथ में। जब भी हम कॉन्टिन्यूस बीम्स होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है? हमें स्टील बार्स कभी कभी उतनी लंबी नहीं होती है, सो हमें क्या एक लैपिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, स्टील बार्स को ज्वाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। ये इसे करते हैं हम लैपिंग लेंथ। अब उसी लैपिंग लेंथ की बात कर रहे हैं कि हमारे पास बीम में कहाँ कंप्रेशन जोन में कितनी लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करी जाती है? 24D। और टेंशन जोन में कितनी प्रोवाइड करी जाती है? 45D। अब बीम में जो कंप्रेशन जोन होता है वो कौन सा होता है? टॉप में। और टेंशन जोन कौन सा होता है? बॉटम में। अब जो कंप्रेशन जोन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी जाती है जिसे हम टॉप बार्स भी कहते हैं, वो होती है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट और नीचे होती है टेंशन रीइंफोर्समेंट। अब कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में जो भी हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं दैट शुड बी 24D। एंड इन केस ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट जो नीचे हम बॉटम बार्स प्रोवाइड कर दे जाते हैं वहाँ कितनी लैप देंगे हम? लैपिंग लेंथ कितनी प्रोवाइड करते हैं? 45D। ठीक है, क्लियर है ये? नाउ द
Next point is lapping 24D in tau vase avoided L by 3 distance from the junction. For tau vase lapping should be provided at the midspan. अब क्या कहता है ये? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई भी बीम है जो कॉलम के साथ ज्वाइन है. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जंक्शन, जहाँ पे बीम और कॉलम मीट करते हैं. अब हमारी कहता है कि जो टॉप बार्स हैं, दैट मीन्स द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, उसको हम टॉप बार्स भी कहते हैं. इसमें क्या कहता है? जहाँ पे भी हमें लैपिंग प्रोवाइड करनी है, अब बोलता है कि हमें लैपिंग कहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए. कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो टॉप बार्स हैं वो करनी चाहिए L by 3 डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन. ये छोड़ के और यहाँ से भी L by 3 लेंथ छोड़ के जो मिड स्पैन में होता है ना, जो बचा हुआ L by 3 है, इसी में हमें लैपिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. हमेशा L by 3 एट द मिड स्पैन पे ही हमें टॉप बार्स में हमेशा लैपिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. एंड the next point is lapping 45D in bottom vase should be provided at the column junction or L by 4 distance from column face but should not be provided in the mid span. अब ये बोलता है कि जो हमारी नीचे है बॉटम रेनफोर्समेंट, उसमें हमें कहाँ लैपिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. वो कहता है कि मिड स्पैन में तो बिल्कुल भी हमें लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए. प्रोवाइड कहाँ करनी है? वो कहता है यहाँ तो लैपिंग प्रोवाइड करो जंक्शन में. अगर जंक्शन में नहीं प्रोवाइड कर सकते तो L by 4 लेंथ फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, या इतनी लेंथ में प्रोवाइड कर सकते हैं. फ्रॉम द L by 4 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम अगर हमें लेते हैं, अगर वो इतनी लेंथ आती है तो हम यहाँ तक लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. हम इसके आगे नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं लैपिंग. इस जोन में तो बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं लैपिंग. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, स्टीरअप्स शुड बी क्लोजली स्पेस्ड नियर द कॉलम्स 50 mm फ्रॉम द जॉइंट फेस. अब होता क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है बीम, इसमें ये मेन रेनफोर्समेंट है, मेन बार्स हैं, उसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट होती है, जो रिंग्स प्रोवाइडेड होती हैं. जो पहली रिंग होनी चाहिए, इट मस्ट बी 50 mm फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम. 50 mm से ज़्यादा दूर रिंग नहीं होनी चाहिए. जो पहली रिंग होती है दैट मस्ट बी 50 mm फ्रॉम द फेस ऑफ द जॉइंट. जो ये जंक्शन है उससे 50 mm से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लैपिंग ऑफ द वार शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड. अब मैंने जो ये बताया था आपको लैपिंग कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं. अब ये है कि आप अगर टॉप वार्स 2-3 हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एक की लैपिंग एक ही पोजीशन पे देंगे. अगर आपने एक टॉप बार की लैपिंग यहाँ पे दी है, दूसरी की आप नेक्स्ट आगे वाले जो भी अगर कॉन्टिन्यूस बीम्स हैं तो आप उसके मिड में आके दे सकते हैं. तो ऐसे ही आप अगर बॉटम बार्स में अगर आप पहली लैपिंग यहाँ पे देते हैं तो दूसरी रेनफोर्समेंट को लैपिंग आप यहाँ पे दे दीजिए. कहने का मतलब ये है कि आप एक ही पॉइंट पे सारी लैपिंग नहीं देनी है हमें. द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट ऑफ द बीम्स आर कॉल्ड स्टीरअप्स. ये जो रिंग्स होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? जो बीम्स में रिंग्स प्रोवाइड करी जाती हैं, जिसे हम लिंक्स भी कहते हैं, वो उनको हम कहते हैं स्टीरअप्स. जैसे हम कॉलम्स के केस में उसे टाइज कहते हैं, इस केस में हमें क्या कहते हैं? स्टीरअप्स. नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन बीम्स इज इक्वल टू क्लियर स्पैन अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप प्लस 1. अगर हमें नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैलकुलेट करने हैं, कितने हमारे स्टीरअप्स लगेंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्लियर स्पैन है, द लेंथ विच इज़ अवेलेबल बिटवीन द टू फेस ऑफ द कॉलम्स. जो लेंथ बीम की अवेलेबल है बिटवीन द टू फेस ऑफ द कॉलम्स, वही हमारा होता है क्लियर स्पैन. अब क्लियर स्पैन तो हमें पता चल गया ये है. नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैलकुलेट करने हैं, क्लियर स्पैन अपॉन
नंबर ऑफ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द स्टीयरअप +1 कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ स्टीयरअप्स आ जाएंगे। मिनिमम हुक लेंथ इज इक्वल टू 9d। अब हुक लेंथ क्या होता है, हम कोई भी बीम है, ये मान लो ये क्रॉस सेक्शन है बीम की, इसमें ये मेन रीइंफोर्समेंट होती है, इसके अराउंड हमारे स्टीयरअप्स प्रोवाइड होते हैं। अब स्टीयरअप्स का क्या होता है, इसमें एक हुक बनाई होती है जो जिनका एंगल क्या होता है 135 डिग्री। अब ये हुक लेंथ की ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 9d। d इज द डायमीटर ऑफ द बार्स, ठीक है, जो स्टीयरअप का हम डायमीटर यूज कर रहे हैं वही है 9d। The next point is maximum reinforcement is equal to 4% of the cross section area. Cross section area is what? Cross section area is the B into the total depth. ये हो गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका 4% होना चाहिए। मिनिमम डायमीटर ऑफ द स्टीयरअप इज इक्वल टू 8 mm। जो स्टीयरअप का मिनिमम डायमीटर है, जो ये स्टीयरअप बताया, 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, 8 mm होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।